हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिल गिरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनिल सर क्लासेस जर्निंग्स। आज मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं इंग्लिश स्पोकन और ग्रामर का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस। बहुत बार आपने इसको पढ़ा भी होगा और बहुत सारे लोग इसको भी नहीं पढ़े होंगे। हो सकता है आपने इसे पढ़ भी लिया हो या आपने नहीं पढ़ा है। दोनों ही कंडीशन में वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि मैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, जो पढ़ लिए हैं पहली बार कुछ नया सीखना चाहते हैं उनके लिए भी यह वीडियो खास होने जा रही है। आप चाहे किस भी चैनल से, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़े हों, किसी भी बुक से पढ़े हों, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आज की वीडियो में आप उन सभी चीज़ों से कुछ एक्स्ट्रा पाएंगे और सफिशिएंट पाएंगे और आप इसे देख करके निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे और अपना करके अपनी अंग्रेजी को और भी बेहतरीन कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। लाइक शेयर करने से होता तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें ये प्रोत्साहन मिलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और ये हमारे लिए सपोर्ट और सहानुभूति होती है आपकी तरफ से, जिससे हमें और भी मोटिवेट होकर के और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का हमें उत्साह मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आज का सेशन है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कंडीशन बनाते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसके एक भाग में कुछ शर्त रखी जाती है और दूसरे भाग में शर्त के अनुसार कुछ कार्य कहा जाता है, उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं कि कंडीशनल सेंटेंस होते कैसे हैं। जैसे यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि एक भाग में कुछ शर्त रखी जा रही है और दूसरे में उस शर्त के मुताबिक कुछ कार्य की बात कही जा रही है। जैसे कहा जाए यदि मैं बंदर हो जाऊं तो सारे बगीचों को नष्ट कर दूं। पहले सेंटेंस के पहले भाग में एक शर्त रखी जा रही है, दूसरे भाग में शर्त के मुताबिक कुछ कार्य की बात कही जा रही है। जी हाँ, यही है कंडीशनल सेंटेंस। अब चलते हैं आपको हम रिटन प्रैक्टिस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट को और भी बेहतरीन बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस टाइप फर्स्ट। कंडीशनल सेंटेंस टाइप फर्स्ट में हम ऐसे सेंटेंस का जिक्र करते हैं या उन सेंटेंस के बारे में बात होती है जिसकी पूर्ति संभव होती है। यानी कंडीशनल सेंटेंस में आप देखेंगे टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड में कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिनकी पूर्ति संभव होती है और उसका कार्य भी हो जाता है। कुछ ऐसे शर्त होते हैं, कंडीशंस होते हैं जिनकी पूर्ति संभव नहीं है तो वो कार्य भी असंभव सा होता है। तो टाइप फर्स्ट में हम ऐसे कंडीशन की बात करते हैं जिनकी पूर्ति संभव है, उनका संबंध वर्तमान से होता है और वो कार्य भी होने वाला ही होता है और वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होता है। तो चलिए हम पहले टाइप फर्स्ट में कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे जिनकी पूर्ति संभव है, यानी उस कंडीशन को पूरा किया जा सकता है और वह कार्य भी अवश्य ही होगा। तो चलिए देखते हैं। टाइप फर्स्ट में हमेशा दोनों पार्ट में गा गेगी लगा रहेगा। सेंटेंस के दोनों पार्ट में गा गेगी लगा रहेगा। इसका स्ट्रक्चर होता है, जिस पार्ट में कंडीशन होता है, जिस पार्ट में यदि लिखा होता है उस पार्ट में इफ लिखते हैं और उस पार्ट में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी जिस भाग में कंडीशन होगा उस पार्ट को इफ से स्टार्ट करेंगे और उस पार्ट में सदैव ही प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी में देखने में भले ही वो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस लगता है, लेकिन हमें प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करना है। दूसरे भाग को कामा से अलग करके फ्यूचर सिंपल में बनाते हैं।
यानी पहला भाग जो कंडीशन बनाएगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में, दूसरा पार्ट फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडिफिनिट में लिखा जाता है। दोनों पार्ट को कामा से अलग करके लिखा जाता है। यदि आप चाहें तो इफ को बीच में भी राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेंटेंस रिटन प्रैक्टिस के माध्यम से, फिर ओरल प्रैक्टिस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। सेंटेंस है, यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको पैसा दूंगा। सेकंड सेंटेंस है, यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो अंग्रेजी बोलेंगे। ट्रांसलेशन देखिए, इफ यू हेल्प मी, देखिए मैंने इफ का प्रयोग किया, यहां प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग किया, यहां पर करेंगे यानी फ्यूचर इंडिफिनिट की आईडी लगी है, फिर भी हमने यहां पे प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग किया। इफ यू हेल्प मी तो मैं आपको पैसा दूंगा, आई शैल गिव यू मनी। सेकेंड सेंटेंस, यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो अंग्रेजी बोलेंगे, इफ यू सब्सक्राइब माई चैनल यू विल स्पीक इन इंग्लिश। चलिए कुछ ओरल प्रैक्टिस के माध्यम से इस सेशन को और भी खास बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप बाजार जाओगे तो मेरे लिए मिठाई लाओगे, इफ यू गो टू मार्केट यू विल ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी। यदि मैं बाजार जाऊंगा तो सभी के लिए नए कपड़े लाऊंगा, इफ आई गो टू मार्केट आई शैल ब्रिंग न्यू क्लॉथ फॉर एवरीवन। उम्मीद करता हूं टाइप फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब टाइप सेकंड के बारे में बात करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस टाइप सेकंड इसमें ऐसे कंडीशन की बात होती है जिसका संबंध आने वाले फ्यूचर टाइम से होता है और उसकी पूर्ति न के बराबर होती है। यानी कंडीशनल टाइप सेंटेंस सेकंड में उन्हीं सेंटेंस को रखा जाता है जिनकी पूर्ति संभव नहीं होती है, यानी पूर्ति की संभावना न के बराबर होती है और इसका संबंध फ्यूचर से होता है। हालांकि कभी कभी पूर्ण भी हो सकता है, लेकिन पूर्णता की संभावना न के बराबर ही होती है। टाइप सेकंड के स्ट्रक्चर और उसके रिटन प्रैक्टिस को अब देखते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसे इरेज करके टाइप सेकंड को डिस्कस करता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कंडीशनल सेंटेंस टाइप सेकंड की बात करेंगे। टाइप सेकंड इसमें सभी सेंटेंस इफ से ही स्टार्ट होंगे क्योंकि यदि की अंग्रेजी इफ होता है। सेकेंड टाइप में इफ वाले पार्ट के साथ हमेशा पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट। दूसरे पार्ट में आप सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट के साथ वुड का प्रयोग किया जाएगा। आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं और इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। उसके बाद बची हुई चीजों को आप राइट कर सकते हैं। यदि आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब ना करके कोई नाउन एडजेक्टिव आएगा तो आप सदैव ही वर का ही प्रयोग करें। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशनल टाइप सेकंड में जब आपको नाउन एडजेक्टिव का प्रयोग करना है दूसरे पार्ट में तो आप सदैव ही वर का प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो तुम्हारे पास उड़कर आऊं। देखिए, यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो तुम्हारे पास उड़कर आऊं। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कंडीशन तो रखा जा रहा है कि मैं आपके पास उड़ के आऊंगा, लेकिन जो कंडीशन है इसकी पूर्ति संभव है नहीं, क्योंकि एक इंसान कभी भी पक्षी नहीं बन सकता है। या अगर कोई व्यक्ति या कोई जीव दूसरा ही अगर कहेगा ऐसा सेंटेंस तो इसका मतलब वो पक्षी नहीं है।
और वह तब उड़ के आएगा आपके पास जब वह पक्षी बन जाएगा। आप समझ सकते हैं ये बात फ्यूचर से संबंध रख रही है और इसकी पूर्ति भी संभव नहीं है। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। यदि मैं पक्षी बन जाऊं, इफ, अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाएगा। यदि वर्ब रहता तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते, अगर यहां पे वर्ब नहीं है तो यहां पे भी वर्ब के प्रयोग करके नाउन और एडजेक्टिव को आप लिखें, या बनने के सेंस में बिकम का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि मैं पक्षी बन जाऊं, इफ आई वर अ बर्ड, तो मैं तुम्हारे पास उड़ कर आऊं, आई वुड फ्लाई टू यू, उड़ कर आना होता है फ्लाई। इस सेंटेंस को वर्ब के स्थान पर आप वर्ब के सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, जैसे इफ आई बिकेम अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि मैं परीक्षा पास कर लूं तो सबको मिठाई दूं। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस का भी संबंध फ्यूचर से ही है। यदि मैं परीक्षा पास कर लूं, जब ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति कर रहा है वो परीक्षा पास करने में वह संभव नहीं है, यानी उसके लिए परीक्षा पास करना संभव नहीं है, और ऐसे कंडीशन में वह इन शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप ध्यान रखें, हिंदी के सेंटेंस से बहुत ज़्यादा आप अंग्रेजी को समझ नहीं सकते, लेकिन इतना ध्यान रखें, जब भी कंडीशन टाइप सेकंड का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जिस कार्य की शर्त रखी जा रही है उसकी पूर्ति न के बराबर है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि मैं परीक्षा पास कर लूँ, यह साधारण भी तो कंडीशन है, बिल्कुल ये साधारण भी हो सकती है, लेकिन आप जब कंडीशन सेकंड का प्रयोग करेंगे तो वहां पे वह असाधारण असंभव कार्य हो जाएगा। और ध्यान दें कि हमेशा टाइप फर्स्ट में गा गे गी यानी दोनों हिंदी के सेंटेंस में फ्यूचर इंडिफिनिट ही लगा होगा, लेकिन टाइप सेकंड में हमेशा ए ओ ऐसे ही शब्द अंत में आएंगे और इनका संबंध फ्यूचर से होगा, इनकी पूर्ति न के बराबर होगी। तो देखिए, यदि मैं परीक्षा पास कर लूं, इफ आई पास्ड एग्जाम, इफ आई पास्ड एग्जाम, यहां पे पास्ट रहेगा, इफ आई पास्ड एग्जाम आई वुड गिव स्वीट्स टू ऑल। ये तो था कुछ रिटन प्रैक्टिस, कुछ ओरल प्रैक्टिस के माध्यम से इसे और भी बेहतरीन समझने का प्रयास करते हैं। यदि मैं राजा बन जाऊं तो तुम्हें अपनी रानी बनाऊं, इफ आई वर अ किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन। यदि मैं बंदर बन जाऊं तो सारे बगीचों को नष्ट कर दूं, इफ आई बिकेम अ मंकी आई वुड डिस्ट्रॉय ऑल द गार्डन्स। यदि मैं बाजार जाऊं तो सबके लिए मिठाई लाऊं। यह सेंटेंस तब बोला जाएगा जब मैं बाजार जाने के लायक नहीं होऊंगा, तब इसको हिंदी में इस तरह से बोला जाएगा। और इंग्लिश में बोलेंगे, इफ आई वेंट टू मार्केट आई वुड ब्रिंग स्वीट्स फॉर एवरीवन। तो चलिए, उम्मीद करता हूं टाइप सेकेंड भी आपको समझ में आया होगा। अब टाइप थर्ड की बात करते हैं, स्ट्रक्चर प्रैक्टिस और ओरल प्रैक्टिस के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसे इरेज करूंगा।
उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं टाइप थर्ड की बात करता हूं। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड इसका संबंध पास्ट से होता है। हिंदी में होता होती दोनों में रहेगा। जैसे आ होता, ई होती, यहां पे भी दोनों पार्ट में होता होती लगा रहेगा। स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट के बाद वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। यदि नाउन एडिटिव आएगा तो वुड हैव बीन का प्रयोग करें। वुड हैव बीन के साथ सदैव नाउन या एडजेक्टिव ही आएगा, इस बात को ध्यान रखें। कंडीशनल टाइप थर्ड जो होता है इसका संबंध बीते हुए समय से होता है। आप जानते हैं पास्ट टाइम में कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता, यानी जब हम किसी अपने कार्य पर लेमेंट करते हैं, पछतावा करते हैं, और तो उस समय ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं जैसे कहा जाए यदि मैंने मेहनत कर लिया होता तो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए होते, यानी मैंने पास्ट टाइम में मेहनत नहीं किया था, इससे मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो क्या अब कह देने मात्र से परिवर्तन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कहा जाए यदि मैं राजा रहा होता तो तुम्हें अपनी रानी बनाया होता, तो इसका मतलब यह है कि ना तो मैं राजा था इसीलिए न मैं तुम्हें रानी बना सका। तो पास्ट टर्म में कंडीशनल टाइप थर्ड का प्रयोग किया जाता है और इसकी पूर्ति न के बराबर होती है, बिल्कुल असंभव होती है, और इसका प्रयोग पास्ट से रिलेटेड सेंटेंस के टर्म में ही किया जाता है। चलिए देखते हैं कुछ रिटन प्रैक्टिस। जैसे कहा जाए यदि मैं बाजार गया होता तो तुम्हारे लिए मिठाई लाया होता, लाया होता। इसका मतलब बीते हुए समय में ना तो मैं बाजार गया और ना तो तुम्हारे लिए मिठाई लाया। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इफ आई हैड गॉन टू मार्केट, कामा तुम्हारे लिए मिठाई लाया होता, आई वुड हैव brought sweets for you। चलिए, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसे इरेज करके कुछ और रिटन प्रैक्टिस और ओरल प्रैक्टिस आपको दूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो परीक्षा उत्तीर्ण किया होता।
इसका मतलब है कि बीते हुए समय में आपने परिश्रम नहीं किया, इसकी वजह से आप परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो परीक्षा उत्तीर्ण किया होता। ट्रांसलेशन होगा, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, you had worked hard, कामा परीक्षा उत्तीर्ण किया होता, you would have passed एग्जाम। ये तो था कुछ रिटन प्रैक्टिस। अब कुछ नाउन एडजेक्टिव से बने भी सेंटेंस एक दो आप लिख लीजिए। जैसे कहा जाए, यदि मैं राजा रहा होता तो तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाया होता। यदि मैं राजा रहा होता तो तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाया होता। सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, इफ आई हैड बीन। ध्यान दे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पहले पार्ट में होगा वर्ब रहने पर। यदि नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है, नाउन एडजेक्टिव आने पर आप हैड बीन का प्रयोग करें, दूसरे पार्ट में वुड हैव बीन या कुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इफ आई हैड बीन a king, I would have got the Taj Mahal built for you। ये ध्यान दें, if I had been a king, I would have got the Taj Mahal built for you। I would have got a Taj Mahal built for you। यहां देखें, वैसे तो ताजमहल प्रॉपर नाउन होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर विशेष ताजमहल की बात नहीं हो रही है, एक ताजमहल की बात हो रही है कॉमन सेंस में, इसलिए अ का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे मैंने गॉड का प्रयोग किया है, ये कास्टिव वर्ब से संबंध रखता है। कास्टिव वर्ब क्या होता है, कैसे फ्रेम करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से एक वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे किसी नए वीडियो में। तो चलिए अब कुछ इसका ओरल प्रैक्टिस करके वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि मैं बंदर रहा होता तो सारे बगीचों को समाप्त कर दिया होता। इफ आई हैड बीन अ मंकी आई वुड हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द गार्डन्स। यदि मैं बाजार गया होता तो सबके लिए नए कपड़े लाया होता। अभिप्राय है कि मैं बाजार नहीं गया था, इसलिए कपड़े नहीं लाया। इफ आई हैड गॉन टू मार्केट आई वुड हैव ब्रॉट क्लॉथ्स फॉर एवरीवन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो आपको यदि पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें। यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अंग्रेजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को 1 by 1 हम पढ़ेंगे बस और बस अनिल सर की क्लासेस जंगीगंज। ये चैनल बिल्कुल फ्री है और मैं आपसे वादा करता हूँ 2, 4, 10 वीडियो देने के बाद मैं वीडियो को प्राइवेट नहीं करूँगा, वीडियो सभी पब्लिक रहेंगे। और मेरा मात्र एक उद्देश्य है, सभी देश के बच्चे जो गरीब हैं, अमीर हैं, अच्छे टीचर के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं,
यदि वो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो यह चैनल उनके लिए मददगार रहे, उनके लिए हमेशा सहयोग करता रहेगा, हर एक टॉपिक हर एक डाउट को क्लियर करता रहेगा। ये मेरा आप सभी से वादा है। बस इसी के साथ ये वीडियो में ही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको कोई टॉपिक पर डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और निश्चित रूप से उस टॉपिक पर मैं वीडियो दूंगा। और आज आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ। यदि आपको पूरा देखा है, यदि आप सेंटेंस समझ पाए हैं तो एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें दें। आपका सेंटेंस मैं चेक करूंगा और कमेंट के माध्यम से आपको बताऊंगा भी। आपका सेंटेंस है, यदि मैं अंग्रेजी सीखूंगा तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यदि मैं अंग्रेजी सीखूंगा तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में सेंटेंस का ट्रांसलेशन जरूर करें। मैं वेट करूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। थैंक यू।